हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थशास्त्र है उसका व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। हिंदी में हम आप लोगों को इस वीडियो में इस चैप्टर को बताने वाले हैं। इसके नेक्स्ट बाद में इंग्लिश का भी वीडियो आएगा क्योंकि हम आप लोगों को पूरा इकोनॉमिक्स हिंदी को अलग इंग्लिश को अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो हम लोग का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है उपभोक्ता का संतुलन, ये अपने आप में ना बहुत बड़ा चैप्टर है। बहुत बड़ा चैप्टर इसलिए क्योंकि मेरे हिसाब से पूरा का पूरा बीएसटी अर्थशास्त्र में जितने भी 16 चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए, उसमें से ये जो हम लोग का चैप्टर नंबर 3 है ये सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा चीज होता है पढ़ने के लिए। उपभोक्ता क्या है, उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में कब आता है, उपयोगिता क्या होता है, उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, उपयोगिता का क्रमवाचक और गणनवाचक सिद्धांत क्या होता है, उपयोगिता में सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या होता है, सीमांत उपयोगिता का ग्राफ, कुल उपयोगिता का ग्राफ, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता में संबंध, उपभोक्ता का संतुलन, एक वस्तु में दो वस्तु में, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, घटती हुई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उदासीनता वक्र की मान्यता, उदासीनता वक्र का विश्लेषण, बजट वक्र, बजट रेखा, सीमांत प्रतिस्थापन दर। बाप रे बाप, इतना ज्यादा चैप्टर, इतना ज्यादा टॉपिक इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने के लिए है। हम आप लोगों के लिए टोटल पूरा इस चैप्टर का पीडीएफ बना चुके हैं। टोटल पीडीएफ मेरा जो बना है वो बना है 60 पेजेस का। कितना पेजेस का? 60 पेजेस है। अब हमको बताओ, एक वीडियो में इतना सारा चीज तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसका वीडियो जो है आपका 4 से 7 यानी 5 6 7 वीडियो छोटा छोटा करके आएगा, जिसमें हम लोग एक एक करके इस पूरे यूनिट को खत्म करेंगे। उसके बाद जैसे ही ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक हम महामैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें एक पूरे चैप्टर को हम लोग 4 से 5 या 6 घंटे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस चैप्टर का छोटा छोटा करके वीडियो आएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का वो है हम लोगों का पार्ट ए बोल लो या तो फिर पार्ट 1। याद रखना 5 से 7 वीडियो कंटिन्यूसली इसका आएगा। हिंदी में भी 5 से 7 वीडियो आएगा, इंग्लिश में भी 5 से 7 वीडियो आएगा। क्लियर है? चलो, ये इंग्लिश वाला है तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर में हम लोगों को यह जानना है उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन से पहले हम लोगों को यह जानना है कि आखिरकार उपभोक्ता होता कौन है। तो सिंपल सा बात है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करता है, उसका उपभोग करता है, तो उसे उपभोक्ता बोलते हैं। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर। हम इंसान लोग जी पैदा होने से लेकर के मरने तक किसी ना किसी वस्तु का उपभोग करते रहते हैं। हम ये कपड़ा पहने हैं, हम इस कपड़े का उपभोक्ता हैं। मेरे पास ये मोबाइल फोन है, हम इस मोबाइल फोन का उपभोक्ता हैं। मेरे पास सपोज कर लो ये क्लास 12th इंग्लिश का विस्तार का बुक है तो हम इसका उपभोक्ता हैं। हम इस माइक को यहाँ पे लगाए हैं तो हम इस माइक का उपभोक्ता हैं। हम कोई सामान खा रहे हैं, कोई भी सामान ले रहे हैं, उपभोक्ता है। मेरे घर में टीवी है, हम उस टीवी का उपभोक्ता हैं। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसको अपने लिए ले रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उपभोक्ता। लेकिन हाँ, पता है थोड़ा सा उपभोक्ता और ग्राहक में ना थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे देखो क्या होता है, समझाते हैं। उपभोक्ता का मतलब वह व्यक्ति जो वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग कर रहा है और उसकी उपयोगिता को समाप्त कर रहा है। ग्राहक कौन होता है? सपोज कर लो मेरे पास 10 रुपया है और हम आप लोगों को 10 रुपया दिए, हम आपको 10 रुपया दिए और आपको बोले कि लो 10 रुपया और जाओ उस दुकान से जाकर के मेरे लिए एक रेड कलर का पेन लेकर के आओ। आप वो दुकान में गए और उस दुकान में जाकर के आप 10 रुपया दिए और एक पेन लिए, तो दुकानदार के लिए आप उपभोक्ता नहीं है, उस वस्तु के लिए, उस पेन के लिए, ये पेन के लिए आप उपभोक्ता नहीं है। इस पेन का आप ग्राहक है। उसके लिए क्या है? आप ग्राहक है। आप ये सामान खरीद के लाए और ये सामान आप हमको दिए और हम इस पेन को यूज कर रहे हैं कॉपी चेक करने में या तो फिर अपने लिए इस पेन को यूज कर रहे हैं। यूज करते करते इस पेन का इंक को हम खत्म कर दिए और लास्ट में इसको फेंक दिए। तो इस पेन को यूज करने वाला हम इसका उपभोक्ता है। समझ में आ रहा है? हर उपभोक्ता जो किसी ना किसी वस्तु का उपभोग करता है उसका कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। उपभोक्ता को कोई आवश्यकता रहता है, उस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो उस वस्तु को खरीदता है। ठीक है, हम अगर ये पेन लिए हैं तो जरूर सी बात है इसमें से कुछ हमको चाहिए, इसलिए हम इसका उपभोग कर रहे हैं। समझ में आया? उपभोक्ता दूसरा चीज होता है, ग्राहक अलग चीज होता है। देखो उपभोक्ता कौन होता है, मैं देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर उनका उपभोग करता है और उसकी अंतिम उपयोगिता को समाप्त करता है तो उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता को एक आर्थिक एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक उपभोक्ता
एक उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करना पसंद करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करता है। क्रय करने के बाद वो उसका उपभोग कर रहा है, उसको यूज कर रहा है और उसकी उपयोगिता को समाप्त कर रहा है। एक अर्थशास्त्र में जो उपभोक्ता होता है उसको आर्थिक एजेंट बोला जाता है। आर्थिक एजेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यही उपभोक्ता है जो पूरे अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह करता है। उपभोक्ता की वजह से ही पूरा अर्थव्यवस्था चलना स्टार्ट होता है, इसलिए इसे आर्थिक एजेंट कहा जाता है। और एक उपभोक्ता हमेशा उन्हीं वस्तुओं को खरीदना पसंद करता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हो। जैसे कि अगर हम बात करें मार्केट में, सपोज कर लो, हम एकदम नॉर्मल बता रहे हैं आपको, मार्केट में लाखों करोड़ों पेन होगा, लाखों करोड़ों पेन, लेकिन पता है मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का पेन का क्या पसंद होगा? साइनोसॉफ्टेक। ये देखो साइनोसॉफ्टेक, मैक्सिमम स्टूडेंट साइनोसॉफ्टेक पेन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पहला तो भाई इसका दाम दूसरे पेन के मुकाबले कम है, और दूसरा, एक तो दाम कम है और दूसरा इसको चलाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और काफी अच्छा से ये यूज होता है। यानी दूसरे पेन के मुकाबले इस पेन से उपभोक्ताओं को ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है। तो जिस उपभोक्ता को जितना ज्यादा संतुष्टि मिलेगा, जितना अधिक संतुष्टि मिलेगा, वो उन्हीं वस्तुओं का क्रय करना पसंद करता है। ये कहलाता है मेरा। और ये व्यक्ति, जो व्यक्ति ये कर रहा है, वो व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? उपभोक्ता बोलेंगे। हम भी उपभोक्ता हैं, आप भी उपभोक्ता हो, हम सभी मनुष्य हमेशा किसी ना किसी चीज का उपभोग करते रहते हैं। आया समझ में? ठीक है, उपभोक्ता हम सब होते हैं। उपभोक्ता को आर्थिक एजेंट भी कहा जाता है। ठीक है, और यहां एक चीज बोला था, वस्तुओं का क्रय करता है, उसका उपभोग करता है और उसका अंतिम उपयोगिता को समाप्त करता है। अंतिम उपयोगिता का मतलब देखो, हम इस पेन को खरीदे हैं, इस पेन को उपभोग कर रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं, हम इस पेन को यूज करेंगे, लिखेंगे लिखेंगे और एक दिन लिखते लिखते ये पेन खत्म हो जाएगा, और खत्म होने के बाद हम इस पेन को फेंक देंगे क्योंकि इसका उपयोगिता समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्ता का व्यवहार। इसका व्यवहार सर जी? उपभोक्ता का व्यवहार, इसको समझना। उपभोक्ता का व्यवहार मतलब क्या? उपभोक्ता का व्यवहार मतलब हमारा व्यवहार। उपभोक्ता का व्यवहार मतलब क्या? हमारा व्यवहार। कोई भी उपभोक्ता, जैसे आज अगर हम इस पेन को अगर खरीद रहे हैं, तो क्या इस पेन को खरीदने का मेरा जो प्रवृत्ति है, क्या वो हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसका उपभोग का मात्रा या तो बढ़ाएंगे या अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपभोग का मात्रा घटाएंगे। तो उपभोक्ता व्यवहार एक्चुअल में ये बताता है कि किस तरीके से कोई भी उपभोक्ता जो है वो वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करना पसंद करता है, किस तरीके से एक उपभोक्ता व्यवहार करता है, कब और कैसे एक उपभोक्ता उपभोग की मात्राओं को बढ़ाता है, कब और कैसे उपभोग की मात्राओं को कम करता है। तो उपभोक्ता किस तरीके से वस्तुओं का उपभोग करेगा, उपभोक्ता किस तरीके से वस्तुओं तथा सेवाओं को बढ़ाएगा या वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग को कम करेगा, यही चीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उपभोक्ता व्यवहार में। इससे कंज्यूमर के बिहेवियर का पता चलता है कि वो किस तरीके का बिहेवियर करता है, उसका नेचर क्या है। वही बोल रहा है, उपभोक्ता के व्यवहार से आशय एक ऐसी प्रक्रिया से होती है जिसमें एक उपभोक्ता अपनी सीमित आय के आधार पर वस्तुओं तथा सेवाओं का चुनाव करता है जिससे वह अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति कर सके। इससे यह पता चलता है कि उपभोक्ता कब और किस तरह से वस्तुओं का क्रय करता है। इससे यह पता चलता है कि जो एक उपभोक्ता है वो कब और किस तरीके से वस्तुओं का क्रय करना पसंद करता है, कब वस्तुओं का क्रय वो अधिक करता है, कब वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय को वो कम कर देता है। और याद रखना, एक उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय करना पसंद करता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। जैसे अगर मान लो मेरे पास अगर 100 रुपया है, तो हम ये चाहेंगे कि इस 100 रुपये को हम ज्यादा से ज्यादा चीजों में खर्च करें, और इस 100 रुपया से अगर हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीद लेंगे तो उस समय हम किस स्थिति में हो जाएंगे? संतुलन की स्थिति में हो जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्वेश्चन में पूछेगा कि उपभोक्ता के संतुलन से क्या आशय है। तो उपभोक्ता का संतुलन से आशय, जब कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिक वस्तुओं का क्रय कर लेता है, उस स्थिति में वो संतुलन पे आ जाता है। यानी जब कोई उपभोक्ता अपने उपभोग की प्रवृत्ति में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करता है, अपने व्यय में 100 रुपया में उसको जितना सामान मिल रहा था, अगर उतना ही ज्यादा से ज्यादा सामान मिल गया, तो वो संतुलन की स्थिति में आ जाता है।
कोई भी उपभोक्ता ना, हम हो चाहे आप हो, कोई भी उपभोक्ता ये कभी नहीं चाहेंगे हम लोग कि हम लोग ज्यादा पैसा लगाएं और हम लोगों को कम सामान मिले। जैसे सपोज कर लो, हम आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से समझना। मेरे घर के बगल में 3-4 छोटा-छोटा शाम में दुकान लगता है, ठेला टाइप का, वहाँ समोसा हो गया, आलू चॉप हो गया, पकौड़ी हो गया, ये सब मिलता है। एक दिन हम 10 रुपया लेकर के गए खाने के लिए, 10 रुपया लेकर के गए, अभी से कुछ दिन पहले का बात है। तो 10 रुपया जब हम खाने के लिए लेके गए ना, तो वो चना का जो दाल होता है ना, चना का दाल, उस चना दाल का वो पकौड़ी था। अब चना का दाल का पकौड़ी तो महँगा होगा, तो चना का दाल का पकौड़ी महँगा था, तो वो हमको गिन के ना लगभग 15 पीस दिया होगा, गिन के। कितना पीस दिया वो हमको? 15 पीस पकौड़ी दिया 10 का। हम बोले यार 10 रुपया में इतना कम दिया, दिमाग खराब, 10 रुपया में तो इतना ज्यादा मिलता था, ये तो 10 में इतना कम दिया। कम लगा हमको, हमको लगा कि हम आय ज्यादा दिए हैं लेकिन हमको सामान कम मिला, व्यय ज्यादा किए हैं लेकिन सामान कम मिला, हम संतुष्टि पे नहीं हुए। फिर हम नेक्स्ट डे गए, उस दुकान में हम खाने नहीं गए, हम उसके बगल वाले दुकान में गए। तो बगल वाला दुकान में 10 रुपया दिए और 10 रुपया में फिर से हम पकौड़ी खाए। लेकिन अबरी बार वहां पे चना दाल का पकौड़ी नहीं था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेसन का पकौड़ी था। बेसन, प्याज भी एकदम ना के बराबर था, थोड़ा आलू काट के डाल दिया था, बेसन का पकौड़ी। लेकिन यहाँ यहाँ हमको वो ज्यादा पीस दिया, लगभग 20 से 30 पीस हमको पकौड़ी का मिल गया 10 में। तो हम खुश हो गए, अरे वाह, इतना ज्यादा सामान मिला, इतना ज्यादा सामान मिला, इतना ज्यादा सामान मिला। तो यही स्थिति में, इस स्थिति में हम क्या में आ गए? संतुलन में आ गए, और इस स्थिति में संतुलन में नहीं थे। हमको क्वालिटी से नहीं मतलब है, हम क्या किए, हम इकाइयों को देखे। जहां हमको ज्यादा सामान मिला हम संतुष्टि पे हुए, जहां सामान ज्यादा नहीं मिला हम संतुष्टि पे नहीं हुए। तो एक उपभोक्ता संतुलन पे तब होता है जब वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग कर लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और बताओ ना, हम सभी लोग यही है ना, आप भी ऐसे ही होंगे डेफिनेटली। देखो अभी जो हम उपभोक्ता का संतुलन वहां समझाएं, यही चीज देखो यहाँ पे उपभोक्ता का संतुलन दिया हुआ है। थोड़ा हम इसको नीचे कर देते ताकि अच्छे से हम आप लोगों को समझा पाए। देखो यही चीज यहाँ पे है उपभोक्ता का संतुलन के बारे में जो हम आप लोगों को बताएं। उपभोक्ता का संतुलन एक ऐसी स्थिति होती है जहां कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिक वस्तुओं का क्रय करता है जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि की प्राप्ति हो। अतः एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में तब आता है जब वह अपनी दी हुई आय से बाजार में अधिक से अधिक वस्तुओं का क्रय कर लेता है। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जब कोई उपभोक्ता अपनी व्यय की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो उसे ही उपभोक्ता का संतुलन कहा जाता है। यानी कि उपभोक्ता का संतुलन, जब कोई उपभोक्ता अपनी सीमित आय से अधिक वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर ले तो उस स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन कहा जाता है। एक उपभोक्ता कम पैसा लगा रहा है, हम कम पैसा लगा रहे हैं और कम पैसा लगा के हमको बहुत ज्यादा सामान मिल गया, बहुत सारी चीजों को हम खरीद लिए, तो हम संतुलन की स्थिति में आ गए। यानी कि जब कोई उपभोक्ता जब ज्यादा से ज्यादा बाजार में सामान खरीद लेता है तो वो संतुलन में आ जाता है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब वह अपने उपभोग की इकाइयों में कोई परिवर्तन नहीं करता है, जितना वो पहले व्यय करता था आज भी वो उतना ही व्यय करता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, तो वो संतुलन की स्थिति में है। कई बार ऐसे हुआ है मेरा साथ, आप लोगों के साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है। एक बार दुर्गा पूजा था, मेरी मम्मी क्या की थी, हम लोगों का दुर्गा पूजा में मम्मी पैसा देती है कि लो 1,000 1,500 सॉरी 1,000 1,500 लो और बाजार से जाकर के अपने लिए कुछ कुछ सामान खरीद लेना। ठीक है, तो मम्मी क्या की, 1,000 रुपया हम सबको दी। ठीक है, गए, हम भी गए शॉपिंग करने, मेरा भाई लोग भी गया शॉपिंग करने, दीदी भी गई, बहन भी गई, ये लोग सब गया। क्या हुआ, जब हम शॉपिंग करके आए 1,000 से, तो देखो हम क्या खरीदे। हम 1,000 में सिर्फ और सिर्फ एक जीन्स और एक टी शर्ट, एक जीन्स और एक टी शर्ट में जो है पूरा मेरा 1,000 खत्म हो गया। वहीं अगर बात करें मेरा छोटा भाई जो हमसे छोटा है, जिनका नाम राहुल था, वो क्या किया, वो जो सामान खरीद के आया, देखो वो 1,000 में क्या क्या खरीदा। वो एक जीन्स भी खरीद लिया, इसके साथ साथ एक टी शर्ट भी खरीद लिया, इसके साथ साथ वो एक जूता भी खरीद लिया और एक मोजा भी खरीद लिया। हम सिर्फ 2 चीज खरीदे, जीन्स और टी शर्ट, 1,000 खत्म। और वो जीन्स भी खरीदा, टी शर्ट भी खरीदा, जूता भी खरीदा, मोजा भी खरीदा, और प्लस उसके पास 100 या 150 ऐसा कुछ बच भी गया। तब मेरा माथा खराब हो गया, यार इस 1,000 रुपया में इतना कुछ खरीद लिया और हम 1,000 रुपया में सिर्फ इतना ही खरीदे, यानी हम कम खरीदे, तो हम संतुलन की स्थिति में नहीं है। मेरा भाई बहुत ज्यादा चीजों को खरीदा, वो खुश है। जब उपभोक्ता खुश है तो वो संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छा से, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं।
उपभोक्ता कौन है हम लोग जान गए, उपभोक्ता का व्यवहार क्या है जान गए, उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है जान गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का, दैट इज कॉल्ड उपयोगिता, यूटिलिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। सर जी उपयोगिता क्या होता है, इस चीज को अच्छे से समझोगे। उपयोगिता क्या होता है इस चीज को अच्छा से समझना। हम आपको यह बोल रहे हैं कोई भी उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है तो वो क्यों खरीदता है। हम आपको बोले कि हम ये साइनोसोप्टेक का पेन खरीदे, अरे भाई हम इसी पेन को क्यों खरीदे, मार्केट में तो लाखों पेन है, तो लाखों पेन को छोड़ करके हम इसी पेन को क्यों खरीदे। सोचो थोड़ा सा, हम लोग अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसी सामान को क्यों खरीदते हैं, मार्केट में तो बहुत सारा सामान है तो उसी सामान को क्यों खरीदते हैं। अगर हमको बहुत सारा पेन है मार्केट में, हम इसी पेन को क्यों खरीदे। सोचो थोड़ा सा, क्यों खरीदे हम इस पेन को, सोचो सोचो थोड़ा, क्यों खरीदे भाई। मन में सवाल आएगा क्योंकि सर इसका दाम कम है, और सर इससे ना लिखने में अच्छा लगता है, इससे हैंडराइटिंग अच्छा लिखा था, और बाकी पेन से ये थोड़ा सस्ता है, अच्छा है। हाँ, यानी इस पेन के में कोई ना कोई ऐसा खासियत है जो मेरा डिमांड को पूरा कर रहा है। यानी एक उपभोक्ता का जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता इस पेन में है। हालांकि मार्केट में बहुत सारा पेन है, लेकिन दूसरे पेन के मुकाबले ये पेन का क्षमता ज्यादा है जो मेरा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो उपयोगिता का मतलब होता है किसी भी वस्तु में मौजूद आवश्यकता संतुष्टि की बिंदु, यानी कोई भी वस्तु में मौजूद वो शक्ति जिससे उपभोक्ता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, तो उसी चीज को वस्तु का उपयोगिता बोलते हैं। हर कोई उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है तो अपनी आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर खरीदता है। वो देखता है कि जिस सामान से हमको ज्यादा फायदा मिल जाए, जिस सामान का उपयोग हम ज्यादा कर ले, उस सामान को खरीदता है। यानी जिस सामान का, जिस वस्तु का उपयोगिता ज्यादा है वो उसको खरीदता है, और जिस वस्तु का उपयोगिता कम है वो उसको कम खरीदता है। अगर दुनिया में लाखों पेन है और उस लाखों पेन को छोड़ के हम अगर साइनोसॉफ्टेक का ये 3 रुपया 4 रुपया वाला पेन खरीदे हैं, यानी मेरे लिए दूसरे पेन के मुकाबले इस पेन का उपयोगिता मेरे लिए क्या है, ज्यादा है। आ गया समझ में। तो उपयोगिता का मतलब क्या होता है समझो। उपयोगिता का मतलब होता है, उपयोगिता से आशय वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति से होती है। किसी वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि करने की शक्ति को ही उस वस्तु की उपयोगिता कहते हैं। हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। एक उपभोक्ता इन्हीं उपयोगिताओं के लिए ही वस्तुओं का उपभोग करता है। सामान्यतः जिस वस्तु से अधिक उपयोगिता मिलती है उसे उसका उपभोग ज्यादा किया जाता है, और जिस वस्तु की उपयोगिता कम होती है उसका उपभोग कम किया जाता है। किसी वस्तु में मौजूद उपयोगिता की माप यूटिल से की जाती है। आया समझ में। यानी जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदेगा तो उपयोगिताओं को देखते हुए खरीदेगा, यानी कि उस सामान में वो चीज है या नहीं जो हमको चाहिए। अगर ये सामान मेरा आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो बस इस सामान को हम खरीद लेंगे। सिंपल बात है। हम कुछ दिन पहले मोबाइल खरीदने गए थे, कुछ दिन नहीं यार, बड़ा दिन हो गया, मोबाइल खरीदने गए थे। तो हम पहले ये सोच लिए थे कि इस मोबाइल में हमको क्या क्या चाहिए। तो हम सोचे थे कि मोबाइल में 8 GB रैम हो जाए, मोबाइल का डिस्प्ले अच्छा हो, मोबाइल का वीडियो क्वालिटी अच्छा हो, कैमरा क्वालिटी अच्छा हो, रैम रोम इसका अच्छा हो। इसके बाद मार्केट में गए और हम बोले कि हमको इतना 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 का चाहिए। तो वो हमको बहुत सारा फोन दिखाया, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का, कोई 18,000 का, कोई 30,000 का। हम देखे कि मेरे लिए कम पैसे में सारा चीज हमको कौन दे रहा है। तो हमको ये ओप्पो का फोन अच्छा लगा, तो हम इस ओप्पो का फोन को ले लिए। यानी मेरे लिए दूसरे पेन के मुकाबले इस फोन का उपयोगिता मेरे लिए ज्यादा है, और ये मेरा ज्यादा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो इसलिए हम इस फोन को क्या किए, खरीद लिए। आया समझ में। हर सामान हम लोग खरीदते हैं उसमें कुछ ना कुछ उपयोगिता होता है, इसलिए उस वस्तु को उपभोग कर रहे हैं। हम ये कपड़ा पहने हैं, इसमें भी कुछ उपयोगिता है, इसलिए उपभोग कर रहे हैं। हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि सर मेरा झड़ रहा है, सपोज कर लो, सर नहीं, सर का बाल मान लो झड़ रहा है। दुनिया में बहुत सारा तेल है, अब बहुत सारा तेल में हम उस तेल को देखेंगे जो मेरा बालों का झड़ना कम करेगा। तो अभी देखना मार्केट में बहुत फेमस है आदिवासी हेयर ऑयल। अब हमको नहीं पता है वो हेयर ऑयल चीजों को, बाल झड़ना रोकता भी है या नहीं रोकता है पता नहीं, लेकिन उसका उतना ज्यादा पब्लिसिटी हो गया है, हमको ये लगेगा कि उससे हमको ज्यादा उपयोगिता मिलेगा। अगर उसको यूज करेंगे तो बालों का झड़ना कम हो जाएगा। अब हम दूसरे चीजों में जाएंगे ही नहीं, हम चुपचाप जाकर के उस तेल को खरीद के लगा लेंगे, भले आगे रिजल्ट कुछ भी हो।
समझ में आ रहा है? तो किसी भी वस्तु को जब हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कोई ना कोई उपयोगिता होता है। अगर हम रोटी भी खा रहे हैं तो भी उसमें उपयोगिता है, अगर हम पानी भी पी रहे हैं तो भी उसमें उपयोगिता है, हम किसी भी चीज का उपभोग कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई उपयोगिता है। और वस्तु में मौजूद उपयोगिता को किसमें मापा जाता है? यूटिल्स में। हर किसी का एसआई मात्रक होता है ना मापने का, ठीक है? उसी तरीके से उपयोगिता का माप किसमें किया जाता है? यूटिल्स में। जैसे सपोज कर लो कि अगर हम एक रोटी खा रहे हैं, सपोज कर लो, हम बस समझा रहे हैं, अगर हम एक रोटी खा रहे हैं और एक रोटी को खाने से अगर बोल रहे हैं कि 2 के बराबर यूटिल्स मिल रहा है, 2 के बराबर क्या मिल रहा है? यूटिल्स। तो बताओ अगर हम 3 रोटी खाएंगे तो कितना यूटिल्स मिलेगा? तो देखो ना, अगर 3 रोटी खाएंगे तो 3 इंटू 1 का है 2, तो यानी कि हमको टोटल कितना यूटिल्स मिलेगा? 6। यानी 6 के बराबर हमको इसका क्या मिलेगा? 6 के बराबर हमको इसका उपयोगिता मिलेगा। आया बात समझ में? इसी को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, इसी को हम लोग उपयोगिता बोलते हैं। चलो अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छा से लिखना, क्योंकि बहुत अच्छा से हम आप लोगों को इसमें बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता हो गया। अब हम लोग बात करते हैं उपयोगिता का क्या विशेषता होता है। एक उपयोगिता में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ध्यान से समझना। हाँ जी, देखो क्या लिखे यहाँ पे? उपयोगिता की विशेषताएं। तो उपयोगिता का मुख्यतः 5 विशेषताएं हैं। सबसे पहला, यह एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। दूसरा, इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। तीसरा, इसकी माप संतुष्टि से की जा सकती है। चौथा, यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। और पांचवा, एक वस्तु पर अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। अब इसको समझो। सबसे पहला बोल रहे हैं कि जो उपयोगिता है यह एक मानववैज्ञानिक धारणा है। मानववैज्ञानिक धारणा का मतलब है कि ये हम लोगों के सोच पे डिपेंड करता है। हम क्योंकि देखो किसी वस्तु में कितना उपयोगिता है, ये एक मानववैज्ञानिक धारणा है। बस हमको अगर लगा कि ये पेन दूसरे पेन से अच्छा है तो इसको ले लेंगे, लगा ये पेन दूसरे पेन से अच्छा नहीं है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो ये मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है? ये साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। बिल्कुल किसी किसी वस्तु में कितना उपयोगिता मौजूद है यह बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। इसकी माप संतुष्टि से की जा सकती है। बिल्कुल सही। अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा संतुष्ट हुए तो बोलेंगे ये सामान अच्छा है, यानी मेरे लिए इसका उपयोगिता ज्यादा है। और अगर किसी सामान से संतुष्ट नहीं हुए तो बोलेंगे ये अच्छा नहीं है रे, इसका उपयोगिता मजा नहीं आया। यह नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होता। बिल्कुल आपके नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है? ईगो जिसको बोलते हैं उससे प्रभावित नहीं होता। एक वस्तु पर अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। बिल्कुल सही। अगर मेरे लिए कोई पेन का उपयोगिता कुछ है, मेरे लिए इस वस्तु का उपयोगिता इतना है, तो हो सकता है दूसरे के लिए वो वस्तु का उपयोगिता उतना ज्यादा नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है ना? मेरे पास जैसे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है तो हम इस पेन को क्यों यूज करेंगे? नहीं यूज करेंगे। मजाक में बोल रहे, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है, हम बस समझा रहे, ठीक है ना? मत समझना कि सर जी के पास बहुत पैसा है। चलो आओ, अब हम लोग आगे जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम जो भी चीज करा रहे हैं, अगर आप वो सब चीज कर लोगे तो भाई इकोनॉमिक्स का मास्टर बन के निकलोगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो बता रहे हैं अभी, ध्यान से समझना इसको। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है? अभी तो हम लोग उपयोगिता को विशेषता में पढ़े थे ना कि उपयोगिता को देखा या छुआ नहीं जा सकता है। वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अगर हम किसी सामान को यूज किए, अगर यूज करके हमको ज्यादा संतुष्टि मिला तो बोलेंगे उपयोगिता ज्यादा है, और ज्यादा संतुष्टि नहीं मिला तो बोलेंगे उपयोगिता ज्यादा नहीं है। लेकिन रुको, उपयोगिता को मापा जा सकता है, जिसको उपयोगिता का माप बोलते हैं। उपयोगिता का माप बोलो या उपयोगिता का सिद्धांत, दो प्रमुख अर्थशास्त्री, नाम याद रखना। सबसे पहले दो लोगों ने उपयोगिता को अलग अलग सिद्धांतों से बताया। एक पर्सन था जिनका नाम था आपका, आगे हम बताएंगे। उपयोगिता की माप की जा सकती है, पहले इतना समझो तो बोलना हाँ। उपयोगिता को मापा जा सकता है, और उपयोगिता को मापने का 2 सिद्धांत होता है। सबसे पहला सिद्धांत होता है उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट। कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट जिसको मार्शल ने बताया था। किसने बताया था? मार्शल ने बताया था। आगे हम अभी इसको बताएंगे। और दूसरा, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत, जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत यानी कार्डिनल यूटिलिटी, और उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी को हिग्स एवं एलन ने बताया था। हिग्स एवं एलन ने बताया था, नाम याद रखना। अभी हम आगे इसको बताएंगे।
तो अगर कोई बोले कि उपयोगिता को मापा जा सकता है तो बोल देना हाँ मापा जा सकता है। कोई बोलेगा उपयोगिता को मापने का कितना सिद्धांत होता है तो बोल देना दो सिद्धांत होता है, एक होता है गणनवाचक सिद्धांत और एक होता है क्रमवाचक सिद्धांत। अब हम लोग ये जानते हैं कि उपयोगिता का गणनवाचक और क्रमवाचक सिद्धांत क्या होता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आते हैं उपयोगिता का हम लोग गणनवाचक सिद्धांत में। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा, इसको अच्छा से याद रखना। ठीक है, उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत क्या होता है। देखो हाँ देखो उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत में समझिएगा क्या होता है। उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत, हाँ, किसी वस्तु की उपयोगिता को मापा जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल ने उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनवाचक सिद्धांत प्रस्तुत किया। प्रोफेसर मार्शल का मानना था कि उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। किसी वस्तु के बदले दी जाने वाली कीमत ही उपयोगिता की गणना का आधार होता है। उन्होंने उपयोगिता को गणनवाचक संख्या जैसे 1 2 3 डॉट 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 आदि रूपों में परिभाषित किया। इस दृष्टिकोण के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता दूसरे वस्तु से प्राप्त उपयोगिता से कितनी गुनी कम या अधिक है। तो देखो प्रोफेसर मार्शल ने, ये नाम याद रखना, प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि हाँ भाई किसी भी वस्तु में मौजूद उपयोगिता को मापा जा सकता है। लेकिन इससे पहले हम लोग उपयोगिता का विशेषता में क्या पढ़े कि उपयोगिता एक मानव वैज्ञानिक धारणा है, क्योंकि उपयोगिता को देख या छू तो नहीं सकते हैं। अगर हम किसी सामान को यूज किए और यूज करके हम अगर ज्यादा संतुष्ट हुए तो बोलेंगे उपयोगिता ज्यादा है, और अगर ज्यादा संतुष्ट नहीं हुए तो बोलेंगे उपयोगिता कम है, अरे कुछ नहीं है, छोड़ दो इसको, मत यूज करो, अच्छा नहीं हम यूज किए। और जिससे खुश होंगे बोलेंगे हाँ हाँ बहुत अच्छा है, उसको यूज करना चाहिए। प्रोफेसर मार्शल ने यह बोला कि रुको भाई, उपयोगिता को मुद्रा के रूप में बताया जा सकता है। प्रोफेसर मार्शल ने बोला कि अगर दो तरीके के सामानों को हम खरीद रहे हैं, ए और बी, सपोज कर लो सामान ए का दाम कम है और सामान बी का दाम ज्यादा है, ज्यादा होते हुए भी दूसरे सामान यानी बी को हम ज्यादा खरीद रहे हैं। अब किसी सामान को खरीदने में जितना ज्यादा हम पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है उसका उपयोगिता उतना ही ज्यादा है। सिंपल सा बात है, मेरे पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। अगर हम किसी सामान को खरीदने में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं तो जिस सामान को खरीदने में पैसा लगा रहे हैं उसका उपयोगिता दूसरे के मुकाबले ज्यादा है। यह आधार होता है उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत, जिसको क्या कहा जाता है, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, जिसको प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। अब देखो एक एग्जांपल से समझो। यदि उपभोक्ता वस्तु ए के लिए 10 रुपया देता है तथा वस्तु बी के लिए, ये मिसप्रिंट हो गया है, हाँ, वस्तु बी के लिए 20 रुपया देता है, तब इससे यह पता चलता है कि उपभोक्ता के लिए वस्तु बी की उपयोगिता वस्तु ए की तुलना में अधिक है, यानी कि 2 गुनी है। इसका मतलब इन्होंने क्या कहा कि एक सामान का दाम है देखो 10 रुपया और दूसरे सामान का दाम है देखो कितना रुपया, 20 रुपया, और उपभोक्ता जो है वो दूसरे सामान को खरीद रहा है। इसका मतलब उस उपभोक्ता के लिए ये जो दूसरा सामान है वो पहले सामान से ज्यादा उपयोगी है। और कितना गुना ज्यादा है, तो 2 गुना ज्यादा है। एक सामान का दाम है 10 रुपया और दूसरे सामान का दाम है 20 रुपया। इसका मतलब है कि ये पहले सामान के मुकाबले दूसरे सामान का उपयोगिता ज्यादा है। उसी के जगह अगर तीसरा सामान का दाम अगर 30 रुपया रहता तो दूसरे सामान से ज्यादा उपयोगिता तीसरा सामान है। इसलिए इन्होंने ये बोला कि हाँ उपयोगिता को माप सकते, और इन्होंने उसको ये आधार दिया 1 2 3 4, इसी तरीके से उसने आगे दिया, यानी इसके मुकाबले इसका उपयोगिता ज्यादा, इसके मुकाबले इसका उपयोगिता ज्यादा, इसके मुकाबले इसका उपयोगिता ज्यादा। समझ में आया? और उन्होंने 1 2 3 करके नंबरिंग कर दिया कि देख भाई इसके लिए ज्यादा पैसा दे रहे तो इसका उपयोगिता उसके मुकाबले ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है वो ऐसे देख करके हम लोग बता सकते हैं। तो बताओ क्या मार्शल सर ने क्या कोई गलत बात कहा? नहीं बात कहा भाई, हम लोग भी तो नॉर्मली ना किसी चीज से तो मेजर करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और दूसरे कुछ दिनों के बाद एक और साइंटिस्ट आए, एक और अर्थशास्त्री आए, एक नहीं एक्चुअल में 2 और अर्थशास्त्री ने आए, और उन्होंने प्रोफेसर मार्शल द्वारा ये जो गणनवाचक सिद्धांत बताया था उस सिद्धांत को बताते हुए बोला कि सर जी उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, मतलब माप तो सकते हैं लेकिन मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है, उसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। इन्होंने कहा क्योंकि ये तो एक आधारभूत अवधारणा है, यानी ये तो साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर हमको लगता है कि ये सामान से हमको ज्यादा यूटिलिटी मिल रहा है तो ज्यादा है, नहीं तो नहीं। तो देखो दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसको बोला जाता है क्रमवाचक सिद्धांत। याद रखना क्रमवाचक सिद्धांत, जिसको ऑर्डिनल यूटिलिटी बोला जाता है।
क्या बोला गया? प्रोफेसर हिग्स ने उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। प्रोफेसर हिग्स ने प्रोफेसर मार्शल द्वारा दिए गए उपयोगिता की गणनवाचक माप के सिद्धांत से असहमत नहीं थे, यानी सहमत नहीं थे। यानी कि ये जो प्रोफेसर हिग्स है वो मार्शल द्वारा बताया गणनवाचक सिद्धांत से सहमत नहीं थे। प्रोफेसर हिग्स का यह मानना था कि उपयोगिता अथवा संतुष्टि पूर्ण रूप से एक मानववैज्ञानिक विचार है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु से कितनी अधिक और किसी वस्तु से कितनी कम संतुष्टि मिली है इसे कीमत के आधार पर बताया नहीं जा सकता। संतुष्टि के उच्च अथवा निम्न स्तर के आधार पर उन्होंने केवल क्रमशः यानी कि 1 2 3 डॉट 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 रूपों में उसका यूज किया। यानी प्रोफेसर हिग्स का ये कहना था कि प्रोफेसर मार्शल के द्वारा जो गणनवाचक सिद्धांत यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी जो बताया थे उन्होंने उससे ये सहमत नहीं थे और इन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु में मौजूद उपयोगिता को मुद्रा के आधार पर मापा नहीं जा सकता है क्योंकि उपयोगिता पूर्ण रूप से एक मानववैज्ञानिक धारणा है। उन्होंने कहा कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु से कितना गुना ज्यादा उपयोगी है और कितना गुना कम उपयोगी है ये हम उसका मूल्य के आधार पे, उसका मुद्रा के आधार पे नहीं बता सकते। क्योंकि होता है ना कई बार बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिए लेकिन उससे उतना यूटिलिटी नहीं मिला, कई बार थोड़ा पैसा खर्च करके बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिल जाता है। मेरे घर के बगल में एक लड़का था, बेचारा बहुत दिन से परेशान था, तबीयत खराब था, उसके घर परिवार वाला बहुत उसका इलाज कराया, लगभग 20,000 25,000 रुपए इलाज करने में खर्चा कर दिया, हर एक डॉक्टर को दिखाया, हर एक टेस्ट करवाया लेकिन ठीक हुआ ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, बस्ती में ही एक आप जड़ी बूटी वाला थे, एक जो जड़ी बूटी से लोगों को ठीक किया करता था, उनके यहाँ गया, उनको वो क्या किया, कागज में लपेट के 2 दिन का जड़ी बूटी दिया, वो खाया और खाते ही देखो ठीक हो गया। यानी एक जगह वो 30-40 हजार खर्चा कर लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ और एक जगह जो है वो 10-20 रुपया खर्च करके देखो ठीक हो गया। तो क्या ऐसा बोलना सही है कि जिसमें ज्यादा पैसा खर्च किए उसका उपयोगिता ज्यादा है, या क्या ऐसा बोलना सही है कि जिसमें कम खर्च किए उसका उपयोगिता ज्यादा है? क्योंकि उपयोगिता पूर्ण रूप से जो है वो मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसलिए प्रोफेसर हिग्स ने यह कहा कि देखो सर जी, उपयोगिता को ना नंबरिंग 1 2 3 करके बताया जा सकता है। तो इन्होंने क्या सिद्धांत प्रस्तुत किया, कर्मवाचक, और इन्होंने बताया कि उपयोगिता को नंबरिंग करके दे सकते हो 1 2 3, यानी इसके मुकाबले ये 2 गुना ज्यादा है, इसके मुकाबले ये ज्यादा है। देखो प्रोफेसर मार्शल ने क्या बताया 1 2 3 और इन्होंने नंबरिंग कर दिया 1 इस तरह से 2 और इस तरीके से 3 नंबरिंग करके बता दिया। प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि किसी भी वस्तु में मौजूद उपयोगिता को मुद्रा के आधार पे, उसके मूल्य के आधार पे बताया जा सकता है, मुद्रा के आधार पे बताया जा सकता है कि कौन कितना, किससे कितना उपयोगिता ज्यादा है या किसका उपयोगिता उससे कम है। उन्होंने भी सही कहा और इन्होंने जो हिग्स ने है उन्होंने भी सही कहा, क्योंकि उपयोगिता पूर्ण रूप से एक आधारभूत अवधारणा है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना, उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता को मापने का 2 सिद्धांत प्रस्तुत किया। एक सिद्धांत प्रोफेसर मार्शल ने बताया जिनका नाम था उपयोगिता का गणनवाचक सिद्धांत, कार्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट गिवन बाय मार्शल, और दूसरा प्रोफेसर हिग्स ने उपयोगिता को मापने के लिए क्रमवाचक सिद्धांत यानी कि ऑर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को उन्होंने बताया। ठीक है, एग्जाम में एमसीक्यू में भी पूछता है और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी इसको पूछता है, इसलिए इसको अच्छा से आप लोग करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, उपभोक्ता क्या होता है पढ़ लिए, उपभोक्ता का व्यवहार पढ़ लिए, उपभोक्ता का संतुलन पढ़ लिए, उपयोगिता क्या होता है ये पढ़ लिए, और उपयोगिता को मापने का जो तरीका होता है यानी उपयोगिता को जो मापने का गणनवाचक सिद्धांत यानी कि कार्डिनल यूटिलिटी, और उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी प्रोफेसर मार्शल और हिग्स के द्वारा बताया गए चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा लंबा है और हम नहीं चाहते हैं कि एक बार में देख करके आप लोग परेशान हो। थोड़ा थोड़ा चीज पढ़ाते जाएंगे रोज, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के हर एक चीज को लिखते जाना। इतना सारा चीज लिखते जाओगे, इतना सारा चीज अगर हो गया तो लॉन्ग क्वेश्चन जो हम एंड में जाके देंगे वो हर एक चीज आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज कवर हो जाएगा। तो हर एक चीज को लिखो और लिख के रखो। और एक चीज, हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट का इकोनॉमिक्स सेम है, फिर चाहे वो झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट
स्टूडेंट है या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, सब लोगों का इकोनॉमिक्स सेम है। तो भाई वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, ताकि वो लोग भी आप लोगों के साथ साथ पढ़ सके और इसका थोड़ा फायदा हमको भी मिल सके। अगर आप ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, तो हम भी और मोटिवेट होंगे और ज्यादा डेडिकेशन से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। इसलिए जरूर चैनल को शेयर कर देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बोले हैं इसके ऊपर 6 से 7 वीडियोज आएगा जिसको हम लोग उसमें खत्म करेंगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।